अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम ज़रा डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है। उस दिन काफ़ी सब इतना कोई परेशान हो रहे थे कि पता नहीं क्या डेरिवेटिव की एक अजीब सी चीज़ आ गई। कोई अजीब सी चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप इसको अपने रोज़ाना की बेसिस पे आप इस चीज़ को होते हुए देखते हैं। ओके, कैसे, क्या मतलब, कैसे देखते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि आपके पास एक पेट्रोल होता है। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल आपकी प्योरीफाइड फॉर्म है। किस चीज़ की? कोल तार की। ठीक है, कोल तार क्या है? आप ज़मीन से कुछ क्रूड फॉर्म निकालते हैं ऑयल की, उसको प्योरीफाई करते हैं। जब प्योरीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है पेट्रोल। ठीक है, तो इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में या दूसरे अल्फाज में कहना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी? पेट्रोल क्या है? पेट्रोल आपकी ड्राइव्ड फॉर्म है कोल तार की। सिंपल। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, इसी तरह आपके पास टैप वाटर, और अगर इस टैप वाटर को आप साफ़ कर दें, फ़िल्टर कर दें, तो ये जो आपने फ़िल्टर किया है, ये जो फ़िल्टर हुआ है आपका, और फ़िल्टर होने के बाद आपके पास प्योर वाटर आया है, तो ये क्या है? ये आपने ड्राइव ही तो किया है। ये आपकी जो प्योर फॉर्म है, प्योर वाटर है, ये आपकी ड्राइव फॉर्म है। ये जो प्योर है वाटर है, ये आपकी ड्राइव फॉर्म है टैप वाटर की। तो यही काम जिस तरह आप दूसरे टूल अपनी मैकेनिकल वर्क करते हैं डिफरेंट टूल यूज़ करके, इसी तरह जब हमें मैथ्स के अंदर किसी ओरिजिनल फॉर्म को, टैप वाटर या कोल तार क्या थी? ओरिजिनल फॉर्म थी। किसी चीज़ की ओरिजिनल फॉर्म में से उसकी कोई एक्सट्रैक्ट फॉर्म निकालनी होती है, या उसको प्योरीफाई करना होता है, या उसके अंदर जो भी कुछ हम उसके अंदर मैथमेटिकल चेंजेस करते हैं, उसके बाद जो चेंज के बाद जो फॉर्म आती है वो हमारे पास, उसी पूरे मेथड को हम क्या करते हैं? उस मेथड को हम कहते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव आपके पास एक टूल है, एक मैथमेटिकल टूल है, जिससे आप किसी ओरिजिनल चीज़ के ऊपर अगर आप उस टूल को अप्लाई कर दें तो आपके पास उसके बाद जो चेंज आएगा वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपने फ़िल्टर लगाया था, ओके, ये आपने फ़िल्टर लगाया था, टैप वाटर प्योर फॉर्म में तब्दील हो गया। इसी तरह आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो किसी चेंज फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो जो ये चेंज फॉर्म है वो क्या कहलाएगी? वो डेरिवेटिव कहलाएगी। किसकी? ओरिजिनल फॉर्म की। सिंपल, आपका डेरिवेटिव का हो गया ये कॉन्सेप्ट। क्या अब आपको ये चीज़ समझ आ गई कि डेरिवेटिव क्या है? अब आप इस चीज़ में नहीं अटकेंगे कि डेरिवेटिव क्या मुश्किल सी चीज़ है। ये कोई मुश्किल सी चीज़ नहीं है, आप इसको रोज़मर्रा लाइफ में अपने देखते हैं। ठीक है, अब डेरिवेटिव इस्तेमाल कहाँ होता है? हमारे पास तो एक हमने स्लोप निकाल लिया था कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हमें कोई चीज़ स्टिफनेस देखनी है तो हम स्ट्रेट लाइन के अंदर स्लोप यूज़ कर रहे थे, और ये जो स्लोप का फॉर्मूला है ये है ही सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए। तो अब अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन ना हो तब क्या करेंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके पास क्या है? स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसको पढ़ेंगे कैसे, पढ़ते कैसे? हम कहते हैं चेंज। जो डेल्टा है, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये चेंज को करता है, इसका मतलब होता है चेंज। ओके, तो ये जो आपका चेंज है, चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाई चेंज इन x, इसको अगर आप एक और तरह से पढ़ना चाहें आप ऐसे कह सकते हैं, x की वजह से जो चेंज हो रहा है y में, ये स्लोप बता रहा है, और ये स्लोप स्ट्रेट लाइन का है। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज आ रहा है उसका जो आप रेशो ले रहे हैं वो आपका क्या कहला है? आपका स्लोप कहला रहा है। ओके, ये बात हो गई। जब हमारे पास स्लोप आ गया, हमें स्लोप पता था, एक स्ट्रेट लाइन अगर हमें गिवन हो तो हम इजीली रेट ऑफ चेंज निकाल लेते थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लेते थे, या हम कहते थे चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स निकाल लेते हैं। आप किसी भी तरह से कहें ये आपका स्लोप होता था। लेकिन अब आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन नहीं पता, अब आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई और फंक्शन गिवन है, कोई और फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस भी नहीं है बल्कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर। ये क्या है? x के ऊपर पावर आ गई 2, तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, मतलब ये स्क्वायर फंक्शन हो गया। अभी तक आपके पास क्या चल रही थी? आपके पास x की पावर 1 थी, ये लीनियर फंक्शन था, तो इसीलिए इसका स्ट्रेट लाइन बन रहा, ग्राफ बन रहा था। लेकिन अब ये तो लीनियर फंक्शन नहीं रहा, ये तो नॉन लीनियर हो गया।
नॉन लीनियर मतलब x की पावर 1 ना हो, 1 के अलावा कुछ भी हो वो आपका नॉन लीनियर फंक्शन कहलाता है। अब ये जो नॉन लीनियर फंक्शन आ गया, अब इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका स्ट्रेट लाइन नहीं बल्कि इसका कुछ तिरछा सा, कुछ अलग सा इसका ग्राफ आया है, पैराबोलिक शेप का ग्राफ आया है। अब क्या करें, हमारे पास अगर मैं आपको स्लोप निकालने का कहूँ तो स्लोप का तो आपके पास है ही स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला आपके पास क्या है, आपके पास ये है कि y2 माइनस आई वन। इसका मतलब y2 माइनस आई वन ये बता रहा है कि 2 पॉइंट कंसिडर करो। ये y2 माइनस आई वन क्या कह रहे हैं, स्लोप निकालने के लिए हर हालत में 2 पॉइंट्स लो और उनका डिफरेंस लो। इसको हम ग्राफ में भी दे सकते हैं कि 2 पॉइंट लो, फिर उनका डिफरेंस लो और उनका रेशियो लोगे तो स्लोप आएगा। लेकिन अब हमारे पास कुछ सिचुएशन इस तरह की है, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, स्लोप कैसे निकालें। चलें एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। तो इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, 2 पॉइंट कंसीडर किए क्योंकि स्लोप के लिए 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट कंसीडर किए हमने। जब 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया। अब ये 2 पॉइंट जो कंसिडर किए हैं, अब इन पॉइंट के दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्लोप निकाल सकते हैं, हाँ स्लोप निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट आ गए, इजीली स्लोप निकाल सकते। लेकिन ये जो स्लोप आएगा वो किसका आएगा, ये जो स्लोप आएगा वो किसका आएगा, ये आएगा आपने जो ये लाइन ड्रॉ की है, आपने जो ये लाइन ड्रॉ की है ब्लैक, इसका आएगा, इस फंक्शन का नहीं आएगा। मैंने तो आपको फंक्शन का स्लोप निकालने के लिए कहा है। तो फिर क्या किया जाए, अगर मैं इस पॉइंट का डिफरेंस कम कर दूँ, इसको इस वाले पॉइंट के नज़दीक ले जाऊँ, अगर मैं इसको इस वाले पॉइंट के नज़दीक ले जाऊँ, ये x1 है और y1 है और ये x2 और y2 है। अगर मैं इस x2 को और y2 को इस पॉइंट के थोड़ा x1 के करीब ले जाऊँ तो क्या ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है वो क्या टच कर जाएगी फंक्शन पे। तो हम ये करके देखते हैं, हम नीचे उन्होंने ये करके दिखाया है, ये क्या पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। एक फंक्शन था, ये कोई एक नॉन लीनियर फंक्शन था, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, नॉन लीनियर फंक्शन था। उन्होंने उसके ऊपर 2 पॉइंट कंसिडर किए, 2 पॉइंट कंसिडर करने के बाद इन दोनों पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये जो लाइन ड्रॉ की, अब इसके लिए 2 पॉइंट आ गए, स्ट्रेट लाइन आ गई, स्लोप निकाल सकता है। ओके, इस हमने स्लोप निकाल ली। लेकिन ये जो स्लोप है ये तो इस लाइन का है, मैंने लाइन का स्लोप मालूम करके मुझे क्या करना है, मुझे तो फंक्शन का स्लोप मालूम करना है। अगर ये लाइन इस फंक्शन से टच कर जाए तब हो सकता है कि हम मान लें कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये फंक्शन से टच कर रही है, तो जो स्लोप लाइन का होगा वही स्लोप फंक्शन का होगा। लेकिन इस वक्त तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, तो ये गलत है। फिर हमने क्या किया, इस दूसरे पॉइंट को नज़दीक लेकर आए, पहले यहाँ था इसको करीब लेकर आए, इधर ले आए। अब भी अगर हम देखें, अब भी इन दोनों के दरमियान कुछ डिफरेंस है, तो ये भी बेटर नहीं है। फिर हम मज़ीद करीब लेकर आए इस पॉइंट को, ये जो दूसरा पॉइंट था पहले यहाँ था फिर यहाँ आया और अब हम इसको यहाँ ले। अब देखें, अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा देख, अब नज़र आ रहा है, अब कुछ कुछ टच कर रही है लेकिन कुछ कुछ नहीं भी कर रही क्योंकि ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है। तो अब क्या है, ये हम इसको करीब से करीब से करीब लेके चले गए। अब हम कह सकते हैं कि जो ये इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, इस स्ट्रेट लाइन से जो हमारे पास स्लोप आएगा वो इस फंक्शन का स्लोप हो सकता है। लेकिन स्लोप तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ इन 2 पॉइंट के नज़दीक का। अब अगर मुझे इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर किसी पॉइंट को कंसिडर करना है तो मुझे एक और इन दोनों के दरमियान एक लाइन बनानी पड़ेगी और उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर दोबारा इनके दरमियान एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर इसके दरमियान एक, तो इसका मतलब मुझे बहुत सारे छोटे सेगमेंट में अपने इस फंक्शन को तोड़ना पड़ेगा और इन सारे छोटे सेगमेंट के दरमियान एक छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उस लाइन का फंक्शन, उस हर एक लाइन का स्लोप डिफरेंट निकालना पड़ेगा। इस नॉन लीनियर लाइन के हर पॉइंट पर इसका मतलब स्लोप अलग है। इसका मतलब स्लोप अलग है, तो ये तो बहुत ज़्यादा रिग्रेस फार्मूला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका हो जाएगा कि मैं 2 छोटे छोटे पॉइंट कंसीडर करती चली जाऊँ और उस पर स्लोप निकालती चली जाऊँ, तब जाके मैं इस पूरी लाइन के स्ट्रेट, ये जो मेरा फंक्शन है नॉन लीनियर, इसका स्लोप निकाल सकती हूँ। तो ये एक मुश्किल मेथड था। तो फिर क्या किया, इसके अंदर एक और मसला था, इसके अंदर एक और क्या मसला था, इसके अंदर एक और ये मसला था कि आप ज़रा इसका फॉर्मूला देखें स्लोप का, ये फॉर्मूला है स्लोप का।
अब ये जो स्लोप का फॉर्मूला है, इसके अंदर आपने क्या देखा है, ये जो डिवाइड पर है, कि डिवाइड पे क्या चीज़ है, कि डिवाइड पे चीज़ है चेंज इन एक्स इंटरवल। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस इंटरवल को चेंज कर रहे थे यहाँ पे, जो आपका डेल एक्स है, ठीक है। पहले डेल एक्स बड़ा था, पॉइंट यहाँ था, फिर आप पॉइंट को करीब लेकर आए, डेल एक्स छोटा हो गया, फिर आप पॉइंट को मज़ीद करीब लेकर आए तो डेल एक्स छोटा हो गया। पहले डेल एक्स इतना बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर थोड़ा छोटा हुआ। अगर आप किसी एक ही पॉइंट पर, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर आ जाएं, तो मतलब x2 माइनस x1 का डिफरेंस, x2 और x1 एक ही पॉइंट हो जाए, अगर x2 1 है तो x1 को भी 1 कर दें, तो आपका इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 0, और ये आ जाएगी अनडिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी ये। तो इस अनडिफाइंड फॉर्म को हम यूज़ ही नहीं कर सकते, इसके लिए हमने एक नया फार्मूला बनाया, एक नई सोच बनाई। इसी फार्मूले में हमने लिमिट वगैरह बना के जो डेरिवेटिव का अपना ओरिजिनल फार्मूला है वो बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम इसके ओरिजिनल फार्मूले की बात नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इसके जो डेरिवेटिव के दूसरे मैथमेटिशियंस आए, उन्होंने देखा कि कुछ आसान फार्मूले बन सकते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे आसान फार्मूले बना दिए। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ओरिजिनल फार्मूले का यूज़ नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज़ करते हैं, हमें जो मैथमेटिशियन ने इसके फार्मूलाज दिए हैं, बनाकर दे दिए हैं, हम वो यूज़ करते हैं। ठीक, अब आपको क्या बात समझ आई कि डेरिवेटिव की ज़रूरत क्यों पड़ी। डेरिवेटिव क्या है, मैंने आपको ये बता दिया था कि डेरिवेटिव कुछ भी नहीं है, ओरिजिनल के अंदर अगर हम कुछ चेंज लाएं तो जिस टूल की मदद से हम चेंज देखेंगे वो हमारा डेरिवेटिव कहलाता है। ओके, अब डेरिवेटिव इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे अभी आप ऊपर गए और आपने देखा, मैं अगर आपको पढ़ के जाऊँ, ठीक है, हम अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं। ऊपर हम गए, हमारे पास जब स्ट्रेट लाइन थी, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जो हमारे पास दो पॉइंट के दरमियान हम चेंज इजीली निकाल सकते थे। लेकिन 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 जब हम जैसे ही स्ट्रेट लाइन से हमारे पास नॉन लीनियर फंक्शन है, ये इस तरह के जब नॉन लीनियर फंक्शन आए, तो ये आपका हर पॉइंट पे स्लोप चेंज था। तो हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट होने का मतलब क्या है, इस बात का ये मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली चेंज होने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप एक गाड़ी चला रहे हैं, ठीक, आप घर से निकले, आपने स्टार्ट की गाड़ी, आपकी गाड़ी की कोई स्पीड नहीं थी, आपने अपनी गाड़ी की कुछ स्पीड रखी, फॉर एग्जांपल 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप जब तक अपने ऑफिस तक पहुंचेंगे, ये आपका ऑफिस है, तो अपनी गाड़ी की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ही रखेंगे? नहीं, आगे जाके आपकी कहीं पे कुछ स्पीड होगी, थोड़ा आगे जाके कुछ होगी, मुसलसल आप अपनी इस पाथ पे, घर से लेके ऑफिस तक के पाथ में मुसलसल अपनी क्या कर रहे हैं, अपनी गाड़ी की स्पीड चेंज कर रहे हैं। गाड़ी की स्पीड मुसलसल चेंज हो रही है, तो क्या है, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इस तरह के किसी भी फिनोमेना, किसी भी फंक्शन में जहाँ पे कंटिन्यूसली चेंज आ रहा हो और हमें किसी भी एक फिक्स पॉइंट पे उस चेंज को निकालना हो, तब हम वहाँ क्या यूज़ करते हैं, तब वहाँ हम यूज़ करते हैं डेरिवेटिव। ओके, तो तब वहाँ हम यूज़ क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, डेरिवेटिव एक ऐसा टूल हो गया, डेरिवेटिव हमारे पास एक ऐसा टूल हो गया जो हमें कंटिन्यूस चेंज बता रहा है किसी भी फंक्शन का। ठीक है, आपके फंक्शन में अगर कोई भी कंटिन्यूस चेंज आ रहा है तो उसको हमें कौन बताएगा, उसे हमें बताएगा डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव एक हमारी ने डेरिवेटिव हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ स्लोप यूज़ नहीं कर सकते थे, स्लोप का स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला। क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्लोप के फॉर्मूले में हमें 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपसे किसी इस पूरे नॉन लीनियर फंक्शन के किसी एक पॉइंट पर चेंज निकालने का बोलूं, तो उस वक्त आपका जो डेल एक्स है क्या हो गया था, ऊपर भी मैंने आपको बताया ना कि x2 माइनस x1 होता है 2 पॉइंट, लेकिन आपके पास स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस हमारे पास क्या होता है, y2 माइनस y1, थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1।
जब अगर मैं एक पॉइंट पर कहूँगी तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ x2 रहेगा, तो ये तो है ही डेल एक्स चेंज। जब चेंज ही नहीं बचेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड पे ज़ीरो। और अगर समथिंग अपॉन ज़ीरो अनडिफाइन होता है, तो समथिंग अपॉन ज़ीरो क्या होता है, ये अनडिफाइन होता है, तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी वजह थी, ये बहुत बड़ी वजह थी डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस कराने की, क्योंकि स्लोप का जो ये फार्मूला है, ये 2 पॉइंट फार्मूला है, ये 2 पॉइंट के दरमियान जो चेंज हुआ उसको बताता है। लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पे मुझे चेंज देखना हो तब मैं इस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकती, तब हम क्या यूज़ करते हैं, हम डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव आपको हर पॉइंट पर किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर आपको चेंज बता सकता है। फॉर एग्जांपल, आप घर से निकले, घर से निकल के आप यहाँ से यहाँ तक का आपने सफ़र तय किया, मैं किसी डेरिवेटिव की मदद में मैं आपके किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे बता सकती हूँ कि अगर यहाँ पे जब आपको घर से निकले हुए 5 मिनट हुए तो उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी, उस वक्त आपकी पोजीशन क्या थी, मैं कुछ भी बता सकती हूँ डेरिवेटिव की मदद से। ओके, सिर्फ मुझे आपका क्या पता होना चाहिए, ओरिजिनल आपकी पोजीशन और ओरिजिनल आपका टाइम क्या था। ठीक है, उस ओरिजिनल से मैं आपके किसी भी पॉइंट पर आपकी क्या स्पीड चेंज हो रही थी वो बता सकती हूँ। तो ये बहुत 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 मज़ेदार चीज़ हुई जिसने सबको हैरान कर दिया और बहुत सारी मुश्किलें आसान कर दी। तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया, एक मैथमेटिकल टूल है जो हमें कंटिन्यूस चेंज का बताता है। अब थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपको क्या फ़ंक्शन का कॉन्सेप्ट गिवन है। मैं बार बार फंक्शन 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 कर रही हूँ, ये फंक्शन है क्या। हम अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, हम अपनी डीप लर्निंग में एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, हम कह रहे थे इनपुट फीचर्स और ये आउटपुट। ठीक है, आउटपुट फीचर्स। तो ये वर्ड यूज़ कर रहे थे कि इनपुट डिपेंड कर रहे हैं आउटपुट पे। ठीक है, ओ सॉरी, आउटपुट डिपेंड कर रहा है इनपुट पे। जैसे जैसे इनपुट में चेंज होगा आउटपुट में वैसे ही चेंज होगा, जैसे जैसे इनपुट में चेंज होगा वैसे वैसे आउटपुट में चेंज होगा। यही बात थी, इनपुट में चेंज होगा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट डिपेंड कर रहा है आपके इनपुट पे। इसी को अगर मैं मैथ्स में कहूँ तो हम क्या कहते हैं, आउटपुट पे हमारे पास जो भी इक्वेशन आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आउटपुट को आपने y कंसिडर किया, इनपुट को x कंसिडर किया, तो मैथ्स में आप इसी को क्या कहेंगे, आप कहेंगे y इज़ आ इक्वल टू कहेंगे इज़ आ फंक्शन f क्या है, फंक्शन के लिए यूज़ होता है, फंक्शन ऑफ x। y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। क्या बोल रहे हैं, इस बात का मतलब क्या हुआ, x के चेंज करने से y चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैं y लिखूं या f ऑफ x लिखूं, एक बात। ठीक है, और y के लिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लूँ तो y किसके बराबर था, mx प्लस b के बराबर था। तो इसका मतलब f ऑफ x भी किसके बराबर है, mx प्लस b के। क्यों, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, ये आपको ये बता रहा है कि x के चेंज होने से y चेंज होगा। अब आप इस इक्वेशन में आए, यहाँ पे x है, x के अंदर 1 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल m आपका 1 है, b 0 है, तो 1 पुट किया तो y 1 था। अब 2 पुट करें, ठीक है, x 2 करेंगे तो y भी 2 हो जाएगा, x 3 करेंगे y भी 3 हो जाएगा। तो x जैसे जैसे आप चेंज कर रहे हैं y चेंज होगा। तो इसके लिए मैथमेटिकल टर्म यूज़ की जाती है, हम उसके लिए हम कहते हैं कि फंक्शन। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है स्ट्रेट लाइन का हो, कुछ भी x y आपका z हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ किया है, वो क्या है, फंक्शन 2x भी हो सकता है, x का कोई भी कोफिशेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई मसला नहीं, ये भी एक फंक्शन है। ये x स्क्वायर है, x की पावर स्क्वायर है इस वक्त, वरना x की पावर कुछ भी हो सकती है, क्यूब 4 5 6, x कोई भी इंटीजर हो सकता है, n क्या है, n इंटीजर है, इसलिए मैंने लिखा है x की पावर n। ठीक है, जहाँ पे भी x की पावर n हो उसका मतलब होता है इंटीजर नंबर, या x sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे x आ रहा है, यहाँ x आ रहा है, तो ये क्या बता रहे हैं, ये x का फंक्शन है क्या, y। अब आप यहाँ y यूज़ करें, f ऑफ x यूज़ करें, कुछ भी यूज़ करें, कोई मसला नहीं। ठीक है, अब जो हम अपने ओरिजिनल डेरिवेटिव पे आते हैं, जो हमारा आज का पढ़ने का टॉपिक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अभी आपको उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं, आप सिंपल अपने स्लोप के फॉर्मूले पे जाएं, आपको स्लोप का फॉर्मूला बहुत अच्छे से रटा हुआ होता है। ठीक है, बार बार मैं स्लोप की इसीलिए बात कर रही हूँ कि स्लोप सबको हिफ्ज होता है। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, स्लोप का फॉर्मूला है डेल वाई अपॉन डेल एक्स।
क्या है स्लोप का फॉर्मूला? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। तो अब यहाँ पे डेल वाई रिप्रेजेंट कर रहा था चेंज को, ठीक है। अगर ये चेंज जो है ये बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, हो सकता है 1 से 2 हो रहा हो, मतलब 1 यूनिट का चेंज हो, 2 यूनिट का हो, 5 यूनिट का हो, 100 यूनिट का हो, तो ये थोड़ा बिगर चेंज की को रिप्रेजेंट करता है ये डेल या डेल्टा। अगर हमें बहुत स्मॉल चेंज की बात करनी है तो इस डेल्टा की वजह हम डी यूज़ करते हैं, ठीक है। वाई एज इट इज़ डिवाइडेड बाय डेल्टा यूज़ करते थे, दोबारा डेल्टा की जगह डी यूज़ करें, एक्स एज इट इज़, ठीक है। तो अब जब आप स्लोप की बात करेंगे तो आप क्या यूज़ करेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। लेकिन जब आप डेरिवेटिव की बात करेंगे, ठीक है, जब आप डेरिवेटिव की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे? स्मॉल डी यूज़ करेंगे, स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको क्या पढ़ते थे? इसे कहते थे चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट से जो वाई में चेंज हुआ। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। यहाँ चेंज बोल रहे थे, डेल्टा का मतलब चेंज था, यहाँ डी का मतलब स्मॉल चेंज है जिसको हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है। ऊपर वो वेरिएबल लिखते हैं जो डिपेंडेंट हो और नीचे वो वेरिएबल लिखते हैं जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट इस वक्त आपके पास क्या है? एक्स। डिपेंडेंट क्या है? वाई, ठीक है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? इसका मतलब ये है कि एक्स में एक्स के रिस्पेक्ट से वाई में चेंज, ठीक है। अगर हम इसको बोलूँगी कैसे? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ज़रूरी नहीं है वाई हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त ये लिखूँ तो मैंने ऊपर क्या लिखा है? z, इसका मतलब है z डिपेंडेंट है। तो आप y क्या हो गया? नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। जो भी न्यूमरेटर में है वो डिपेंडेंट, जो डिनोमिनेटर में है वो इंडिपेंडेंट। अब y के रिस्पेक्ट से चेंज देखेंगे x में, मतलब y चेंज होगा तो एक z चेंज होगा, ठीक है। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y। विद रिस्पेक्ट टू के बाद वो वर्ड आता है जो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। ये बात याद रहेगी। ऊपर जो आएगा उसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y। ये मैंने आपको क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारी जगह फंक्शन में आप इस बात का यूज़ करेंगे, हम इसके रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेट ले रहे हैं और आपको खुद से लिखना होगा। तो अगर मैं आपको अब सिंपल यहाँ पे बोल दूँ डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपको समझ आना चाहिए पहले आपको लिखना किस तरह है। फ़ौरन से लिख के दिखा दिया है, आप बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ, क्या बोला है मैंने? v, आपने v लिख दिया, विद रिस्पेक्ट टू डिवाइड की साइन डायरी, डेरिवेटिव ऑफ डी लिखा, विद रिस्पेक्ट टू यू लिख दिया, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा किस तरह से बोलना है, किस तरह से लिखना है डेरिवेटिव को। ये मैंने सिंपल डेरिवेटिव के फॉर्मूला की बात कर ली। ये डेरिवेटिव हो गया, ये फंक्शन हो गया। और ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम कहते हैं, ये लेबनीज़ की नोटेशंस है, ठीक है। लेग्रांज की भी हैं, न्यूटन्स की भी हैं, लेकिन हम जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हम लेबनीज़ की यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स। अब y का मतलब सिंपल ये नहीं है कि हर बार y ही ऊपर होगा, हर बार x ही नीचे होगा। ये आप अपना इससे लगाएंगे कि आपके पास डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, ठीक है। इस वक्त क्या आएगा? आपका इंडिपेंडेंट t है, तो आप इसको डी वाई अपॉन डी टी लिख देंगे, ठीक है। अब हम अपने ओरिजिनल काम पे आते हैं। मुझे आपको सिखाना था कि फार्मूलाज, जो हमारे पास फार्मूलाज हैं उनको इस्तेमाल कैसे करना है। पहला फार्मूला क्या है डेरिवेटिव का? डेरिवेटिव का जो पहला फार्मूला है वो है कांस्टेंट का। क्या मतलब कांस्टेंट? डेरिवेटिव को मैं कब से कह रही थी? स्मॉल चेंज स्मॉल चेंज। जब स्मॉल चेंज ज़ीरो हो, क्या मतलब? चेंज ही ना हो, चेंज हो ही ना, चेंज हो ही ना, तो वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। जब किसी चीज़ में चेंज हो ही नहीं रहा होगा तो वो क्या है? कांस्टेंट है। और डेरिवेटिव का तो मकसद ही चेंज निकालना है। तो अब आप मुझे बताएं किसी एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का चेंज क्या होगा? कांस्टेंट का चेंज कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो इसलिए ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है डेरिवेटिव का वो ये है कि कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, ठीक है। आपने क्या लिखा? आपने लिखा डी अपॉन डी एक्स। अभी जो तमाम फार्मूले हैं वो x के रिस्पेक्ट से होंगे, ठीक है। तो इसलिए अपॉन में डिवाइड में x जाएगा।
डी अपॉन डी एक्स, ये आपने पूरा का पूरा एक लिखा, ये चेंज नहीं होगा। अब तमाम फार्मूले जो मैं आपको सिखाऊंगी ये डी बाई डी एक्स रहेगा। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, जो आपका डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट तो आपने नीचे एक्स फिक्स कर लिया, जो डिपेंड है ना, अब यहाँ पे आपने लिखा है सी, सी मतलब कांस्टेंट। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि डी अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाय, मैं थोड़ा सा सही से करके लिख दूँ इसको, डी, ये डी है, डी अपॉन डी एक्स, अगर कांस्टेंट का डेरिवेट हमेशा ज़ीरो होगा। अब कांस्टेंट आपका 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये सारे नंबर्स हैं, तो नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में मैं आपको बताती हुई आई थी कि y इक्वल है mx प्लस बी, तो मैंने बताया था b क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं हो रहा है। और x क्या है, वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल में चेंज होता है, तभी इसका नाम वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी कर रहा हो, और कांस्टेंट का मतलब है जो फिक्स हो। अगर एक चीज़ फिक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। अब वो आप 1 2 3 4 कोई नंबर में गिवन होगा तो नंबर का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होगा। और अगर उस नंबर को आप ABCD रिप्रेजेंट करेंगे और वो आपसे कह दिया जाएगा ये कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। ठीक है, पहला समझ आ गया फॉर्मूला। ओके, पहला फार्मूला हो गया। अब हम दूसरे फार्मूले की बात करेंगे। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या है, दूसरा फार्मूला ये है कि अगर आपके पास डी, अब आपके पास क्या है, आपके पास सिचुएशन इस तरह से है कि डी बाई डी एक्स तो आपका एज इट इज़, मैंने कहा था ये ऐसे ही टर्म रहेगी। अब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट चीज़ आनी थी, अगर वो भी एक्स हो, यहाँ पे भी डी एक्स हो, यहाँ पे भी डी एक्स हो, ये दोनों सेम हो, यहाँ एक्स एक्स हो, वाई वाई हो, जेड जेड हो, कोई भी चीज़ सेम हो, जब यहाँ पे सेम हो तो उसका हमेशा डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, हमेशा डी। तो अब इस वक्त अगर मैं इसको पढ़ूँ तो मैं इसको किस तरह से पढ़ूँगी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का एक्स के ही रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये बात रट लें कि जब ये दोनों वेरिएबल सेम हो, एक्स एक्स हो, वाई वाई हो, जेड जेड हो, बी बी हो, क्यू क्यू हो, जो भी दो वेरिएबल सेम हो, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तब उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। ठीक है, दूसरा फार्मूला याद हो गया। पहला क्या था, हम कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होगा। दूसरी बात क्या हो गई, डेरिवेटिव हमेशा अगर ऊपर और नीचे सेम वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया कि डी बाई डी एक्स, और यहाँ क्या लिखा है एक्स, एक्स और एक्स सेम है तो इसका हमेशा डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला हम जो आप पावर फार्मूला कहलाते हैं। क्या मतलब, डी बाई डी एक्स अपनी जगह एज इट इज़। अब यहाँ पे जो है आपके पास x की, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से लिख के दिखाती हूँ। यहाँ पे आप अभी तक क्या लिख रहे थे, y, तो आपने यहाँ लिखा y, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मुझे बताएं, आपके पास y गिवन है, आपको y गिवन है, y आपको गिवन है, y इक्वल है एक्स स्क्वायर। तो अब आप इधर y की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स अपनी जगह, और जो भी आपको y की वैल्यू गिवन है वो इधर पुट कर दें, y की जगह आप एक्स स्क्वायर लें। ठीक है, अब अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो, आपको डेरिवेटिव लेना हो, और वो जो आपके पास, मैं इसको फंक्शन भी कह सकती हूँ, y भी कह सकती हूँ, तो जो आपके पास फंक्शन गिवन हो उसके ऊपर कोई पावर लगी हुई हो, तब क्या करते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसको, उसकी पावर को, यहाँ पे थोड़ा गंदा हो जाएगा, मैं नीचे आ जाती हूँ, वेट, साफ पेज पे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, डी बाई डी एक्स, और ये आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तो क्या है, ये एक्स फंक्शन है और इसके ऊपर एक पावर है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो आंसर में क्या लिखना है, पावर पहले। ठीक है, पावर पहले, तो पहले आ जाएगी पावर। ठीक है, पहले आएगी पावर, आपने पावर लिख दी। अब जो भी फंक्शन है ये, इसको एज इट इज़ लिख दें। सही है, अब इसके ऊपर जो पावर है उस पावर में से माइनस कर देगा, इस फॉर्मूले को रट लें। ठीक है, कोई भी पावर हो, इस वक्त पावर क्या है 2, आपने 2 लिखा है एज इट इज़। फंक्शन क्या है x, आपने लिखा है x। x के ऊपर जो पावर है, x के ऊपर जो पावर है उसमें से -1 कर दो, तो क्या बन जाएगा ये 2x, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बन गया 2x में। ठीक है, समझ आया।
क्या करना है, जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो क्या करना है, उसकी पावर को पहले लिखना है, उस फंक्शन को लिखना है, उस पावर में से एक माइनस कर देना है। ठीक है, एक और बार करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ करते हैं। अब मेरे पास अगर मैं आपको कहूँ डी बाई डी एक्स की पावर क्यूब, क्या होगा, हमने सीखा है पावर पहले, तो ये है पावर, सबसे पहले पावर लिख दी। अब उस पावर को मल्टीप्लाई करा दें, जो भी आपका फंक्शन है, ये मैंने मल्टीप्लाई की साइन बनाई है। ओके, अब यहाँ पे हमने लिख दिया फंक्शन जो भी आपका है। अब इस फंक्शन के ऊपर पावर क्या है, 3, इस पावर में से एक माइनस कर दिया, तो अब क्या बन जाएगा 3x, 3 में से एक जाएंगे तो 2। क्लियर? एक और करें, एक और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक जर्नलाइज फॉर्म सिखा रही हूँ। x की पावर अगर कोई भी n है तो n क्या है, इंटीजर, कोई भी नंबर हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखनी होती है पावर, तो पहले लिख दी पावर। अब क्या लिखना है, अब लिखना है फंक्शन, अब लिखना है फंक्शन। अब क्या करना है अगला, पावर में से, पावर क्या है n, 1 माइनस n माइनस 1, इस फॉर्मूले को रट लें। जब भी कोई पावर देखी तो उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो फॉरन से ये फॉर्मूला लिख दिया, n x n माइनस 1। अब वो n कुछ भी हो सकता है, अगर यहाँ n फॉर एग्जाम्पल 4 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x 4 माइनस 1, तो क्या बना 4x क्यूब। ठीक है, आई थिंक आपको लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलें आगे मूव करते हैं। अब इसका जो तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है, वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास, अभी हमने क्या सीखा था कि अगर, पहला फॉर्मूला सीखा था कि अगर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, दूसरा सीखा था अगर यहाँ x हो और यहाँ x हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा, यही सीखा था। तीसरा अभी पावर का हमने फॉर्मूला सीख लिया। पावर का फॉर्मूला क्या था कि अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स है और x के ऊपर कोई, ठीक है, आपके जो फंक्शन है उस फंक्शन के ऊपर कोई पावर है, तो वो फॉर्मूला बराबर, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, अब चौथी चीज़ हमें ये सीखनी है कि अगर मेरे पास मल्टीपल पे कोई कोफिशेंट हो, आपके पास ये सिचुएशन आ गई, आपको डेरिवेटिव लेना है। अभी तो आपने पावर देखी थी, लेकिन अगर आपके फंक्शन से कोई मल्टीप्लाई हो रहा हो, 2 3 4 5 6, कोई भी चीज़, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज नहीं हो रहा, इसको बाहर लिख देंगे। क्या किया, इसको बाहर लिख दिया। अब अपना फॉर्मूला लिखें दोबारा, डी बाई डी एक्स और x, क्यों, इस 2 को बाहर रख दिया था, इस 2 को यहाँ रख दिया था, इस 2 को यहाँ रख दिया था, इधर लेकर आ गए, और अब क्या बचा, डी बाई डी ऑफ एक्स। और ये फॉर्मूला तो हमें याद है कि जब भी x और x सेम हो तो 1 आ जाता है, तो पहले लिखा 2 यहाँ लिखा हुआ था 2 एज इट इज़ अपनी जगह, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया 2 1 2। ठीक है, तो ये अब हमने चौथा फॉर्मूला क्या सीखा है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन का मल्टीपल पे कोई कांस्टेंट हो, मतलब डी बाई डी एक्स, अब इसकी जर्नलाइज लिखूँ तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया m क्या है, कोई भी x का कोफिशेंट है। ठीक है, x का मल्टीपल जो होता है कांस्टेंट, उसको क्या कहते हैं, कोफिशेंट कहते हैं। तो अगर इस तरह से कोई कोफिशेंट हो तो वो कोफिशेंट बाहर आ जाएगा, वो पहले बाहर आ जाएगा, और अब डेरिवेटिव कर दो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया x। फिर क्या सीखा था, ये सीखा था कि अगर सेम हो तो क्या आ जाएगा 1, m अपनी जगह रहा, इसका पूरे का डेरिवेट आ गया 1। सिंपल। अभी हमने ये फार्मूलाज यूज़ किए थे, अभी यही आप लोगों को फार्मूलाज यूज़ करने की ज़रूरत थी तो मैंने ये करा दिया। अब हमने एक चीज़ वर्ड यूज़ किया था, सारे क्लास में एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, पार्शियल डेरिवेटिव। और अभी हम यहाँ पे जो पूरा टोटल, ये जो पूरा डी बनाया मैंने, ठीक है, ये पूरा डी है, तो ये कहलाता है, ये वाला ये कहलाता है टोटल डेरिवेटिव, ये कहलाता है टोटल डेरिवेटिव। अगर मैं इस d को थोड़ा सा बिगाड़ दूँ, टिल्टेड कर दूँ, s, ठीक है, ये अपनी जगह रहा, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल में क्या फ़र्क है, क्या मसला है, ये क्या अभी तो डेरिवेटिव सही चल रहा था, अब एकदम से पार्शियल कहाँ से, ये एकदम से नहीं आया, ये हुआ ऐसे
कि एक मसला खड़ा हुआ यहाँ पे कि हमारे पास अभी तक क्या चल रहा था, वाई इक्वेशंस इस तरह थी कि सिर्फ और सिर्फ इज इक्वल टू के उस साइड एक वेरिएबल था तो सिंपल हमने इस एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर दिया। ठीक है, यहाँ y लिखा dy बाई डी एक्स और फिर y की जगह लिख दिया एक्स स्क्वायर और कर दिया डेरिवेटिव। लेकिन अब मसला वहाँ आया कि y जो है डिपेंड कर रहा था सिर्फ x पे नहीं बल्कि z पे भी। दो वेरिएबल आ गए। यहाँ पे क्या था, एक वेरिएबल था, अब यहाँ दो वेरिएबल आ गए। तो हम क्या करते हैं, जब y को डेरिवेट करते हैं x से, जैसे हमने सीखा है, लेकिन जब x को डेरिवेट करते हैं ना तो y को सपोज करते हैं ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। हम सपोज करते हैं कि z कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल है। x वेरिएबल सपोज करके हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेट ले लेते हैं और वो चीज़ हमें बताती है कि हम पार्शियल ले रहे हैं। इस पार्शियल को जैसे ही मैं कहूँगी मैं पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी तो फ़ौरन कोई समझ जाएगा इस इक्वेशन में एक से ज़्यादा वेरिएबल थे। इस वक्त जो डेरिवेटिव लिया जा रहा है वो एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं और दूसरे को कांस्टेंट माना है। ठीक है, तो उस वक्त आप लिखेंगे डावा एक्स स्क्वायर अपॉन डावा वाई। ठीक है, फिर ये एक बार ले लिया, अब दूसरी मरतबा एक्स को कांस्टेंट सपोज करेंगे और z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा डावा z स्क्वायर अपॉन डावा, एक मिनट गलत लिख, हाँ, डावा z स्क्वायर अपॉन डावा z। y की जगह मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है z की। ठीक है, y की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट की है एक्स स्क्वायर की और y की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट की है z स्क्वायर की। नहीं समझ आया? ओके, कोई मसला नहीं, हम दोबारा से देख लेते हैं। हमने क्या कहा, हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे थे और क्लास में हम क्लास वाली सिचुएशन को ज़रा माइंड में लाते हैं। क्लास में हमारे पास था y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब मैंने तो आप लोगों से कहा था x वेरिएबल है, b कांस्टेंट है और m जो है वो कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट भी एक कांस्टेंट ही है। लेकिन हो क्या रहा था, हम तीनों को वेरिएबल मान रहे थे क्योंकि तीनों में चेंज आ रहा था, कांस्टेंट कुछ भी नहीं था। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इसके अंदर b कांस्टेंट और m कोफिशिएंट होता है, लेकिन हमारी सिचुएशन में हमें अब इन दोनों को वेरी करना था क्योंकि हमें इनकी वैल्यू नहीं पता थी। हम इनकी वैल्यू निकाल लेते, हमें x की भी बहुत सारी वैल्यू गिवन थी तो ना x कांस्टेंट था, ना m कांस्टेंट था, ना b को हम वेरी कर रहे थे, m को हम वेरी कर रहे थे। इस वजह से हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे। तो पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे थे, अगर x के रिस्पेक्ट से मुझे चेंज देखना है y के अंदर, यही सिखाया था, किसके रिस्पेक्ट से चेंज देख रहे हो, किसको इंडिपेंडेंट मांग रहे हो, किसको डिपेंडेंट। मैंने x को इंडिपेंडेंट माना, y को डिपेंडेंट। अब y को तो डिपेंडेंट माना, लेकिन y की जगह तो ये पूरी इक्वेशन आएगी। अब अगर यहाँ x रखा है तो ऑब्वियसली m को कांस्टेंट मारो और x को ही वेरिएबल, तो हमने यहाँ x को लिखा। ओके, जैसे मैंने सिखाया मैं वैसे ही लिखती हूँ, डायरेक्ट नहीं लिखती। यहाँ आ गई एम एक्स प्लस बी। इस वक्त पार्शियल डेरिवेटिव में क्या सिखाया था, अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हों तो पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं, और जब पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम बाकी तमाम वेरिएबल को कांस्टेंट मानेंगे सिवाय उसके जो आपने नीचे लिखा है। आपने लिखा है एक्स, तो इस वक्त सिर्फ एक्स वेरिएबल कंसीडर करें, एम और बी को कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। अच्छा, हमने क्या सीखा है, अगर मेरे पास ये कांस्टेंट है, इसका डावा एम एक्स लिखा आपने, ये एम है, डावा एम एक्स अपॉन डावा एक्स ये लिखा। अब बताएं मैंने क्या डेरिवेटिव सिखाया था कि अगर मेरे पास x का कोई भी कोफिशिएंट हो तो उसका क्या होगा, m बाहर आ जाएगा, डावा x अपॉन डावा x। अगर सेम हो तो क्या होता है, इस पूरे का इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, m अपनी जगह, x की जगह 1। यही आंसर आ रहा था, m आ रहा था आंसर, जब हम डावा और एम एक्स प्लस बी की पूरी इक्वेशन निकाल लेते। अब बताएं b का डेरिवेटिव क्या होगा, b का डेरिवेटिव 0 होगा, हमने खुद ही बता दिया क्योंकि b कांस्टेंट है। हमने ये बात याद कर ली कि हमेशा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कब कांस्टेंट कहते हैं, कब कोफिशिएंट कहते हैं। कांस्टेंट जब कहते हैं जब मेरे पास जैसे ये x लिखा हुआ है ना, x के मल्टीपल पे अगर कोई m है तो ये इसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल मौजूद है, वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे b है, b के साथ कोई भी x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा,
तो जब भी कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। लेकिन हमारी सिचुएशन में कुछ इस तरह की चीज़ है कि हम b को भी आप वेरी मान रहे हैं, m को भी, x को भी। और पार्शियल डेरिवेटिव ये कहता है कि जब तुम इस तरह की सिचुएशन में फंस जाओ तो हर एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अलग अलग डेरिवेटिव कर लो। x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर लिया, अब इसी इक्वेशन को m के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करो, तो डावा y अपॉन डावा m विच इज़ इक्वल टू ये वाली चीज़ लिखें y की जगह, फिर ये वाली चीज़ लिखें, फिर y की जगह आपने लिखा डावा m टाइम x अपॉन डावा क्या लिखा हुआ है m प्लस की साइन। अब इस पर भी यही चीज़ अप्लाई करें, डावा b अपॉन डावा m। ये क्या है, कांस्टेंट इस वक्त आपने ट्रीट किया क्योंकि आप m को वेरिएबल मान रहे हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। और यहाँ पे क्या किया, डावा mx अपॉन डावा m और m, इस वक्त m वेरिएबल है, x क्या होगा कोफिशिएंट, तो x को बाहर कर दें, x बाहर, और डावा m अपॉन डावा m, यहाँ m आ गया, क्या आंसर बनेगा, सिर्फ x। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें याद है 1 होता है, तो हमने यहाँ लिखा 1 और यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है x। यही आया था जब ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, डावा y अपॉन डावा m जब किया था तो आंसर x बच रहा था, तो यही तो कर रहे थे, ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन क्या थी, x को एक बार वेरिएबल माना इस इक्वेशन में, एक बार m को मान लिया, अब किसको मानना है, अब इसको वेरिएबल मानना है, इन दोनों को कांस्टेंट। दोबारा से लिखें, डावा y अपॉन डावा b को वेरिएबल मानना है, b के रिस्पेक्ट से देखना है, b के रिस्पेक्ट से देखना है तो b नीचे आएगा। अब इस y की जगह इसकी इक्वेशन पुट कर दें, m x प्लस b अपॉन डावा b, ओके। जब प्लस होता है ना, तो जैसे हम यूँ करते थे ना, अगर बचपन में सीखा था x प्लस 2 और यहाँ पे अगर फ़र्ज़ लिखे y लिखा हुआ है, तो हम क्या कहते थे, y को x से मल्टीप्लाई कराते थे, तो y को 2 से मल्टीप्लाई कराते थे, तो ये ऐसे लिखते थे yx प्लस y2। यही चीज़ सीखी थी ना मल्टीप्लाई में, जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई आ रही हो, दरमियान में प्लस हो तो दोनों से होगी, तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैं कैसे लिख रही हूँ, ठीक है। पहले मैंने अभी एज इट इज़ लिखा, y की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दी और नीचे क्या लिख दिया, b। अब आगे क्या करेंगे, ये डावा मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, ओके करवा दें, डावा मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, करवा देते हैं। तब ये मेरे पास क्या होगा, डावा mx अपॉन डावा b। अब यहाँ b है और mx को क्या लिया है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस, अब क्या है, डावा को b से मल्टीप्लाई करें, डावा b अपॉन डावा b, और ये हमने सीखा था जब b और b हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या है 1। तो जाके ज़रा अपने ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर के उसमें देखें हमारे पास क्या आ रहे थे डेरिवेटिव, हमारे पास यही तो डेरिवेटिव आ रहे थे कि डावा y का जब b के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था 1 था, जब m के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था तो क्या आया था, x आया था, और जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया था तो m आया था। अगर मेरे पास यहाँ पे हो तो मैं ज़रा एक सेकंड दिखाती हूँ ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर का, यही सारी सिचुएशन थी ये, ठीक है। नहीं, आई थिंक यहाँ पे नहीं है, इस वाली में नहीं है मेरे पास, लेकिन आप लोग अपना याद देख लीजिएगा, जब हमने डेरिवेटिव लिया था तो हमारे पास यही आंसर्स आ रहे थे। तो मैंने कोशिश की आप लोगों को ये समझा पाऊँ कि डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव हमारे पास कहाँ से आया, डेरिवेटिव के असल हमें फार्मूलाज देखने थे, तो डेरिवेटिव के असल क्या फार्मूलाज थे, एक बार दोबारा से रिवाइज़ करा देती हूँ कि जब भी मेरे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो, जब भी मेरे पास कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। दूसरी चीज़ सीखी थी, अगर मेरे पास दोनों वेरिएबल ऊपर और नीचे सेम हो तो उसका डेरिवेटिव 1 होगा। तीसरी चीज़ सीखी थी कि अगर डेरिवेटिव में कुछ इस तरह से है और यहाँ पे उस फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चले मैं n सपोज कर लेती हूँ, तो पहले पावर फिर फंक्शन फिर उस पावर के अंदर में से एक माइनस, ये तीसरा चीज़ सीखी थी। फिर चौथा डेरिवेटिव का क्या फार्मूला सीखा था, ये फार्मूला सीखा था कि अगर मेरे पास कोई d/dx मुझे डेरिवेटिव लेना है किसी फंक्शन का, वो जो फंक्शन है उसका मल्टीपल पे कुछ है तो क्या करेंगे, उसके मल्टीपल को पहले बाहर लिख देंगे, तो यहाँ बाहर लिख दिया और अब डेरिवेटिव कर दें d/dx
और यहाँ पे क्या आ गया x। आंसर क्या आएगा, x और x, ये तो हम सीख चुके हैं, हमें याद है कि जब ऊपर नीचे सेम हो तो 1 आएगा। m अपनी जगह, x की जगह 1 पुट कर दिए तो आंसर आ जाएगा m। कुछ भी हो, यहाँ 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, इस वजह से जनरली मैंने m लिया है। और सबसे पहले क्या सिखाया था, सबसे पहले पढ़ना सिखाया था। कैसे पढ़ना था, जब यूज़ किया जा रहा है वर्ड विद रिस्पेक्ट टू x, y फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इसका मतलब यही हुआ, डेरिवेटिव के लिए d लिखा, क्या लिखना है y, डेरिवेटिव ऑफ y, फिर विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो लफ्ज़ बोला गया है उसे डिनोमिनेटर में जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x। तो क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा हुआ था, आपसे कहा लिख कर दिखाओ, आपने लिखा डेरिवेटिव के लिए d, ऑफ y के लिए y, विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब जो बाद में आया है x वो नीचे जाएगा, जो भी चीज़ विद रिस्पेक्ट टू के बाद बोली जाएगी वो नीचे जाएगी, एंड देन d। इसीलिए जब हमने ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजर पढ़ा था तो सर कह रहे थे कि जो कांस्टेंट वो था कॉस्ट फंक्शन j, उस कॉस्ट फंक्शन का सर ने कहा डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने लिखा डावा j अपॉन डावा x। फिर कहा गया कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू स्लोप m, तो हमने लिख दिया m, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू के बाद m आना था। फिर सर ने कहा कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू b ले लिया, ठीक है। एंड देन डेरिवेटिव करना कैसे था वो भी मैंने बता दिया। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूला जो हमारे मेन यूज़ हो रहे थे वो मैंने सब करके दिखा दिए। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है और नहीं समझ आया तो फिर हम देख लेंगे, आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।